देखिए आर टू आर में हो सकता है, हम आपको पहले भी बताए थे ना कि कभी कभार कोई कोई फंक्शन ऐसा होता है जो कि अपने एक डोमेन में वन वन होगा और दूसरे में भी नहीं भी हो सकता है। देखते हैं, जैसे एफ एक्स आपके पास था एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो आप इसमें एफ वाई जब डिफाइन करेंगे तो वाई क्यूब माइनस वाई, ठीक है। तो जब आप एफ एक्स को एफ वाई के इक्वल कीजिएगा, मीन्स एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस वाई, एक तरफ शिफ्ट कर दिए, x माइनस वाई कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसके साथ में क्या आएगा माइनस वन इज जीरो, ठीक है। आप ऐसे सोच लेना कि अगर एक्स वाई ये वाला एक्स माइनस वाई जीरो, और दूसरा हम लोग इसको लिए थे, इसको जब लेके चले थे तो y इज इक्वल्स टू कितना आया था, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 और c कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो y बाई 2 है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, तो 4 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2। क्या ये एग्जिस्टिंग नहीं है? अंजलि, हाँ आप पूछ रहे हैं क्या ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा रियल नंबर पे? करेगा। हाँ, तो क्या हुआ, x और y के बीच में सेकेंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है, x और y के बीच में सेकेंड रिलेशन, ठीक है, ये चीज है। अब एक छोटा सा मेरा चेंज देखिएगा, मेरा एक छोटा सा चेंज देखिएगा, अगर बाय द वे हम यहां पे प्लस डाल दे, देख रहे हैं ना कहां पे, यहां, तो ये क्या होगा, ऐसा होगा। अब बोलिए तो ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो अगर बाय द वे ये सेकंड केस ले लें तो x और y के बीच में एक रिलेशन केवल एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर आपका क्वेश्चन ले लें तो वैसे केस में x और y के बीच में दो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, अगर x क्यूब प्लस एक्स है तो ये वन वन होगा, और x क्यूब माइनस एक्स है ये वन वन नहीं होगा। समझ में आया? छोटा सा चेंज के कारण बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। हाँ, और किसी का कोई डाउट? नहीं? हाँ बोलिए ना सुजीत, आवाज कम आ रहा है, एक मिनट आप बोलते रहिए। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन से समझ नहीं पा रहा था, लिखा हुआ है सर लेट a इज इक्वल्स टू, दिया हुआ है सर -1 से लेके 1 तक, दैट डिस्कस वेदर द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम a to itself are 1 1 onto or bijective सर। सर इसमें -1 और 1 से कोड डोमेन दिया हुआ है क्या? एक बार पढ़ लीजिए तो क्वेश्चन थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सर दिया हुआ है कि लेट a इज इक्वल्स टू -1 से लेके 1 तक सर, क्लोज्ड, और बोला है सर डिस्कस वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम a to itself are 1 1 onto or bijective, और एक क्वेश्चन सर ऐसे गिवन है कि f(x) is equals to x by 2, ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये डोमेन और यही कोडोमेन, यही डोमेन और यही कोडोमेन, हाँ सर समझ गया, ठीक है, यही डोमेन और यही कोडोमेन। अब इसमें हम लोग को चेक करना है, पहले चेक करते हैं वन वन, तो क्या होगा, वन वन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, वन वन होगा। आप सिंपल देख लें x by 2 equals to y by 2, ये और ये कट गया, x equals to y। अब इसके ऑन टू के लिए चेक करेंगे, ठीक है, ऑन टू के लिए तो पहले हम रेंज निकालेंगे,
तो रेंज में इसकी जगह जैसे y लिखें तो x/2 आएगा, तो x आप क्या कह सकते हैं 2y, यानी y कैन बी एनी रियल नंबर, मगर क्योंकि आपके पास कोडोमेन A है तो रेंज आप कोडोमेन से बाहर नहीं जा सकते। तो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गया, तो ये ऑन टू भी हो गया। समझ में आया? हाँ सर समझ गए सर। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन किसी का, और किसी का क्वेश्चन? ठीक नहीं, कासिफ है क्लास में कि डाटा खत्म चला गया? इसका डाटा ही खत्म हो गया, उनको मैसेज कर रहा सर डाटा खत्म हो रहा खत्म। देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ऑन टू फंक्शन, तो जब कभी भी फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है उसको बोलते हैं हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन, उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आज हम लोगों को जो पढ़ना है, थोड़ा हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। इट इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, देखिए पीरियोडिक फंक्शन बोलने का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आप फिजिक्स में सुने होंगे, ऑसिलेशन एंड वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें आप पढ़े होंगे ऑसिलेशन। इसमें मान ले रहे हैं जैसे कि अगर कोई भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है तो इसका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही इस पीरियड का बात करते हैं। तो पीरियड का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे जब पॉइंट टॉप पे पहुंचेगा ना, ये 4 है और इधर साइड में -4 है, तो ये -4 से +4 के बीच में घूम रहा है, यानी कि ये +4 भी रेगुलर इंटरवल के बाद अटेन करेगा और -4 भी रेगुलर इंटरवल के बाद अटेन करेगा। एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट पे आप ये बोल सकते हैं कि दोज फंक्शंस आर पीरियोडिक, those functions are periodic which attain a constant value after certain interval, एक फिक्स certain interval के बाद जब फंक्शन बार बार अपने वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करता है तो वैसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि fx plus t that will be equals to fx, तो वैसे केस में जो fx होगा इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या, देखिए इसका मीनिंग समझाते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए आपसे हम ये बोले कि sin π/3 का वैल्यू, आप बोलिएगा सर √3/2 होता है, कौन बड़ा चीज। फिर हम आपसे पूछे sin 2π + π/3 का वैल्यू, आप बोले सर फिर से √3/2 होता है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर पूछा गया sin 4π + π/3 का वैल्यू, चलिए ये भी √3/2। तो कोई एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन बार बार अटेन कर रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, तो सर वो इंटरवल क्या है, देखिए यहां से यहां तक का डिफरेंस बोलिए तो दोनों एंगल का डिफरेंस 2π, यहां का डिफरेंस 2π। तो एक फिक्स सर्टेन इंटरवल के बाद वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास जो फंक्शन है fx = sin x is periodic function। दूसरा बात, यहां पे वर्ड आया पीरियड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं t से, देख रहे हैं, तो वो डिफरेंस कितने का है, इट इज 2π। इसी डिफरेंस को हम लोग पीरियड ऑफ द फंक्शन कहते हैं। तो पीरियोडिक कौन होता है, जितना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है सब पीरियोडिक होता है। उसका पीरियड कैसे निकालेंगे, तो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स के बीच का डिफरेंस निकाला जाएगा, जो डिफरेंस आएगा उसी फिक्स डिफरेंस को हम लोग पीरियड ऑफ द फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है पीरियोडिक फंक्शन। अगला आपसे ये पूछ ले कि cos x fx = cos x is periodic or not, क्या बोलिएगा,
बिल्कुल पीरियोडिक है। तो चेक करते हैं ना, यहां लिखते हैं cos पाई बाई 4 इट इज 1/√2, फिर cos 2 पाई प्लस पाई बाई 4 ये भी 1/√2, फिर cos 4 पाई प्लस पाई बाई 4 ये भी 1/√2। तो बार बार वैल्यू रिपीट कर रहा है, इस कारण से फंक्शन कैसा पीरियोडिक। और इसका पीरियड बोलिए तो पीरियड कितना होगा 2 पाई, ठीक है ये चीज। तो पीरियड को रिप्रेजेंट करेंगे टी से, कैपिटल टी से, और वो चीज हम लोग को कैलकुलेट करना होगा कि हाँ होगा। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, इसमें तो आप फंक्शन देख रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको पता चल रहा है क्वेश्चन पूछता कैसे है। क्वेश्चन ये पूछेगा इफ f x plus 2a is equals to f x minus 2a, find period of fx। हमको तो पता ही नहीं यहाँ पे फंक्शन कौन है। देखिए कितना सिंपल सा है, एक लाइन में क्वेश्चन पूछ दिया और स्टूडेंट फंसने का फंस जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही काम आता है। ये जो आपको बताया गया ना कि किसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन और क्या होता है पीरियड, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपसे क्वेश्चन बनवाता है जब आपके पास कोई फंक्शन मेंशन नहीं होता है तब। तो हम लोग से बोला कि एक फंक्शन दूसरे के बराबर है, तो वैसे केस में इसका पीरियड बताओ। तो जब हम लोग से ऐसा बात पूछेगा ना, बहुत सिंपल तरीके से चलिएगा, रिप्लेस x by x plus 2a, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि x के जगह पे x plus 2a रख सकते हैं, एक लाइन। मेरा क्या मानना है कि एक जगह x दिख रहा है, एक जगह और x दिख रहा है, तो ये मेरे कंफ्यूजन का कारण होगा। तो हम क्या करें, बहुत सिंपल तरीके से रिप्लेस एनी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बाय y या t, कुछ भी, ठीक है। जब आप x plus 2a के जगह पे y लिखेंगे, जब आप x plus 2a के जगह पे y लिखेंगे, तो x के जगह पे आप क्या लिखेंगे, y minus 2a। तो लेफ्ट में x plus 2a के जगह y और राइट में f, x के जगह पे y minus 2a। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो fy होगा इट इज fy minus 4a। अब इस लाइन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और अपने डेफिनेशन को एक बार ध्यान से देख लीजिए और बताइए कि पीरियड क्या होगा। मींस t के प्लेस पे कुछ अगर आपको दिख रहा है तो वो आंसर बोलिए वहां से। t के प्लेस पे -4a। तो क्या होगा ना कि पीरियड होने का मतलब है कि वो घूमेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कोई मायने नहीं रखता है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे या क्लॉकवाइज घूमे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे केस में आप ये बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कंटेन पीरियड 4a यूनिट। क्या आपको समझ में आया, जब फंक्शन नहीं दिया रहता है तो पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला देखिए। इसी में एक छोटा सा बात और कि पीरियड ग्राफिकली किसको कहते हैं, छोटा सा बस एक इंट्रोडक्शन है आपके सामने और ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। मान लीजिए जैसे आपसे ये बोला कि एक कर्व है जो यहां से स्टार्ट कर रहा है, कहां से स्टार्ट कर रहा है, -1 से। ये अपना मैक्सिमम अटेन किया, मिनिमम अटेन किया, मैक्सिमम अटेन किया, मिनिमम अटेन किया, ठीक है। यहाँ न्यूट्रल तो -1 था, ये वाला 0.2 है, ये वाला 0.4 है, ये वाला 0.6। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को मार्क कर ले ग्राफिकली। वैसे इस पे अभी है ना लंबा एक्सप्लेनेशन बाकी है, समझिए। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें, मैक्सिमम हो जाइए, मिनिमम हो जाइए और फिर उसी पॉइंट पे चले आइए। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर हुआ, इट इज कॉल्ड पीरियड। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। तो सोच के बताइए तो इसका पीरियड कितना होगा, जैसा अभी बताया गया, -1 से 2 कितना, क्या पूछिए सर, रेंज पीरियड -1 से 2 होगा।
देखिए नेक्स्ट पार्ट, ग्राफिकली if any function attain its maximum and minimum value, then the covered distance is called period of function। वो फंक्शन का पीरियड होता है, ठीक है। अगर मान ले रहे हैं कि कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ अपना मैक्सिमम अटेन करके मिनिमम अटेन कर लिया, तो वो जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको पीरियड ऑफ द फंक्शन कहते हैं। अभी हम इसी पे डिस्कशन कर रहे थे। देखिए आपका थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, अपना मैक्सिमम अटेन करके मिनिमम अटेन करके और यहाँ खत्म हुआ, मान लीजिए यहाँ तक लिया, ये पॉइंट था -1, इसको बोले थे 2, ये 4 और इसको बोले थे 6। तो जब हमसे पूछा जाएगा कि इसका पीरियड बताओ, इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इसका मैक्सिमम अटेन करेंगे, इसका मिनिमम अटेन करेंगे और फिर से उसी पॉइंट पे चले जाएंगे। x से स्टार्ट किए, x पे जाके खत्म। अब आपसे कोई पूछा कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, आंसर क्या दीजिएगा? कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 5 यूनिट, ठीक है। डिस्टेंस जब भी निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल है 4, इनिशियल है -1, ओवरऑल कवर ऑफ डिस्टेंस इज 5 यूनिट। टोटल 5 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया और वही कहलाएगा इसका पीरियड। तो पीरियड कितना है? 5 यूनिट्स। तो अगर आपको ग्राफ प्रोवाइड करके दे दिया जाए किसी फंक्शन का, तो अब आप बता सकते हैं कि हाँ उसका पीरियड कितना होगा। ग्राफ के बेसिस पे पीरियड कैलकुलेट करने का यही तरीका होता है, ठीक है। एक और देखिए, आप लोग को tan का ग्राफ याद है? tan का नहीं याद है? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री तो एकदम आपके टिक पे होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हर जगह फंसते रहिएगा। देखिए अगर हम बात करें tan x का, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जो पैरेलल लाइंस के बीच में चलता है, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसा, यहां से स्टार्ट करेंगे यहाँ आगे, ठीक है, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे यहाँ आगे ऐसा। तो ये है मान लीजिए 0, ये है -π/2, ये π/2। हमेशा वर्टिकल लाइंस जो होता है ना वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। वर्टिकल लाइंस हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। तो ये -π/2, ये π/2, फिर उसके बाद ये पाई है और इस जगह पे 3π/2 ऐसा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका पीरियड बताओ, तो पीरियड देखने के लिए आप क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि इसका मिनिमम क्या है, इसका मैक्सिमम क्या है। तो मिनिमम और मैक्सिमम सब अटेन कर लिया जब वो यहां से यहां तक चला। ध्यान से देखिए कहां से कहां तक चला, जब ये -π/2 से π/2 चला। तो ये जो कवर अप डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसी को बोलेंगे हम लोग पीरियड। तो यहाँ पे पीरियड कितना निकल के आया? फाइनल माइनस इनिशियल। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये π/2 प्लस π/2, कहने का मतलब पाई प्रोवाइड करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि पीरियड ऑफ फंक्शन tan x that will be equals to pi। पीरियड ऑफ फंक्शन tan x is equals to pi। तो जब भी ग्राफ प्रोवाइडेड रहे, वैसे केस में पीरियड निकालने का तरीका ये है कि जितना डिस्टेंस वो कवर किया, जिसमें वो अपना मैक्सिमम और मिनिमम दोनों अटेन कर लिया, उस कवर ऑफ डिस्टेंस को हम लोग पीरियड ऑफ द फंक्शन कहते हैं, ठीक है। नोट करेंगे दो चीज, इधर तो आपका चमक रहा है, अब कुछ फंक्शंस और उसका बेसिक पीरियड्स, ठीक है।
लिस्टिंग कर रहे हैं हम लोग फंक्शन एंड देयर पीरियड्स, फंक्शन एंड देयर पीरियड्स। तो यहाँ लिख रहे हैं फंक्शन और इधर साइड में रहेगा उसका पीरियड। सबसे पहले sin टू द पावर n x, cos टू द पावर n x, sec टू द पावर n x और cosec टू द पावर n। हर एक फंक्शन का पावर n है, हर एक फंक्शन का पावर n। तो इसका जो पीरियड है ना वो 2 पाई होगा अगर n ऑड है, यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यहाँ जो 4 दिख रहा है उसी का बात कर रहे हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पावर अगर ऑड है तो पीरियड 2 पाई होगा। अगर पावर ऑड है तो पीरियड 2 पाई होगा, और अगर पावर इवन है तो वैसे केस में पीरियड पाई होगा। अगर पावर इवन है तो पीरियड पाई होगा। कहने का मतलब है, इसी में थोड़ा सा और आपको एग्जांपल दे दें, अगर sin स्क्वायर x लिखा है तो इसका पीरियड कितना होगा, पाई। अगर sin का पावर 5x लिखा है तो इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई। sin का पावर ऑड है और sin का पावर इवन है, ऑड पावर पे 2 पाई और इवन पावर पे पाई होगा इसका पीरियड। ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन बनाने में ये सब काम आएगा। हाँ, अगला सेकंड नंबर ये है tan का पावर n और cot का पावर n। तो इसका जो पीरियड होता है वो हमेशा पाई होता है, n चाहे आपका इवन हो या फिर ऑड। tan के लिए पीरियड हमेशा पाई होता है, चाहे वो इवन हो या फिर ऑड। आपको ये चीज समझाते हैं। अगर इस tan का पावर इवन कर दें तो क्या ये नीचे वाला पार्ट होगा? यस सर। ये नेगेटिव है ना, तो अगर पावर इवन है तो नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, वो फ्लिप करके ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ग्राफ ऐसे बन जाएगा। पता है, ग्राफ ऐसे बन जाएगा। मगर ग्राफ अगर ऊपर की चला गया तो क्या फर्क पड़ा? ये अपना मैक्सिमम से मिनिमम से मैक्सिमम, अब ये जो कवर अप डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो उतना ही है ना जितना उसका पहले हुआ करता है। इस कारण से tan पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर थोड़ा sin और cos के बारे में समझिएगा। sin x का ग्राफ ऐसा होता है अप टू 2 पाई, ये sin x है। और अगर sin स्क्वायर x का बात करें तो इसमें पॉजिटिव चला, ये नेगेटिव नीचे ना जाके फ्लिप करके ऊपर चला जाएगा, तो फिर से पॉजिटिव। अब देखिए इसका मिनिमम, फिर यहाँ पे मिनिमम, तो मिनिमम से मैक्सिमम होके मिनिमम, कवर अप डिस्टेंस कितना, पाई। तो जब इवन पावर डालेंगे तो उस समय पीरियड पाई हो जाएगा, और जब ऑड पावर रहेगा तो पीरियड कितना होगा, 2 पाई हो जाएगा। वही चीज यहाँ लिस्टिंग कराया गया है, आपको समझा दिया गया कि कैसे होता है। आगे हम आपको बता दें, याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा तभी जाके क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बार बार क्वेश्चन में फंसते रहिएगा। समझा रहे हैं मगर एक बात ये भी बोल रहे हैं कि याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, थर्ड नंबर, थर्ड मॉड में sin x है या मॉड में cos x है या मॉड में sec x है या मॉड में cosec x है, मॉड में tan x या फिर मॉड में cot x, इन सब के लिए जो पीरियड होता है वो पाई होता है। मॉड में डालने का मतलब हो गया कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो जैसे अभी इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाए थे ना, बिल्कुल वही इफेक्ट होगा। तो कौन सा इफेक्ट होगा, इवन पावर वाला इफेक्ट होगा। इस कारण से पीरियड कितना हो जाता है, पाई हो जाता है। ठीक है, फोर्थ नंबर, फोर्थ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड 1 होता है। ठीक है, आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में नहीं पता है, हम थोड़ा सा यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद आप ही से पीरियड निकलवाएंगे। देखिए एक नंबर है 2.32, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0.32, ऐसे लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटीजर,
और इसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो 2 यहाँ इंटीजर है और पॉइंट के बाद जो भी होता है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। ये आपके पास नॉलेज होगा, अगर नहीं है तो याद कर लीजिएगा कि किसको इंटीजर बोलते हैं और किसको फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम आपसे ये बोले कि फ्रैक्शन ऑफ 2.32, क्या आंसर दीजिएगा? फ्रैक्शन ऑफ 2.32 क्या आंसर दीजिएगा? 0.32। अब ये जो हम लिखे ना फ्रैक्शन ऑफ, मैथमेटिक्स इसके लिए एक नोटेशन दिया कर्ली ब्रेस, और मैथमेटिक्स क्या बोला कि कर्ली ब्रेस के अंदर अगर वेरिएबल लिखा है, फिर से सुनेंगे, कर्ली ब्रेस के अंदर अगर वेरिएबल लिखा है देन इट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आपको टाइप ऑफ फंक्शन में अलग से पढ़ाएंगे, अभी जरूरत है तो थोड़ा सा देख लीजिए। लिखा है ऐसे, प्रिंटेड है ऐसे, हम पढ़ेंगे कैसे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.32, तो आंसर क्या देंगे? 0.32। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.75, आंसर क्या आएगा? 0.75। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 17, आंसर क्या आएगा? 0। जिसमें पॉइंट नहीं दिख रहा है इसका मतलब उसके बाद का टर्म 0 है, इसलिए तो वो लिखा नहीं गया। ठीक है, तो इंटीजर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होता है, तो ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.52, आंसर बोलिए। 0.52। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.52, आंसर बोलिए। 0.52। अच्छा, एक और 3.52, आंसर बोलिए। 0.52। देखिए वैल्यू क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब आ रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन में, वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है, वैसे केस में जो x का इनपुट रखे हैं इसके बीच का डिफरेंस बोलिए कितने का? डिफरेंस कितने का? सर 1। इसके बीच का डिफरेंस कितने का? 1। तो यही हम लोग सीखे थे कि x के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग पीरियड बोलेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए पीरियड कितना होता है? 1। ये चीज ध्यान में रखें। अच्छा, अगला बात, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक। कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक बट पीरियड नॉट डिफाइंड। होता क्या है ना, कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस बनता है, लाइक y = 2। अब क्या हुआ, हम बोले ना कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है मगर उसका पीरियड डिफाइंड नहीं होता है। कारण क्या है, मान लीजिए जैसे हम आपको ये लाइन दिखाएं तो आप बोले सर ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब थोड़ा सा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाइए और डी ब्रॉगली क्या बोले थे? डी ब्रॉगली बोले थे कि कोई भी मोशन कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो हमेशा वेव लाइक मोशन होता है, बोले थे ना? सब भुला गया। बोले थे ना, तो वही है। अब क्या है कि मान लीजिए हम इसको बोलेंगे कि ये बहुत धीरे धीरे ऐसे चल रहा है, तो बोलेंगे कि पीरियड सर बहुत छोटा है। कोई बोलेगा नहीं, ये देखिएगा ऊपर में ये ऐसा है, ठीक है, और इसमें से इतना पार्ट अगर कट कर लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो पीरियड कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, मींस कोई फिक्स पीरियड नहीं होगा। इस कारण से कांस्टेंट फंक्शन के लिए पीरियड नॉट डिफाइन होता है। ये खुद में एक क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, ध्यान रखिएगा। ये खुद में एक क्वेश्चन है, ये जो लाइन लिखा है ना, ये क्वेश्चन में छपा हुआ रहेगा और आपको बताना है ट्रू की फॉल्स, समझ गए? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये एक पॉइंट ऐसा है। ये है कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बात। अब दूसरा एक और बात, अलजेब्रिक फंक्शन आर नॉट पीरियोडिक। अलजेब्रिक फंक्शन आर नॉट पीरियोडिक। तो सर अलजेब्रिक फंक्शन किसको बोलेंगे? देखिए
पास लिखा है रूट एक्स, इट इज अलजेब्रिक फंक्शन। अगर लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3, इट इज अलजेब्रिक फंक्शन। अगर लिखा है x क्यूब माइनस x बाई 2x प्लस 1, इट इज अलजेब्रिक फंक्शन। और अलजेब्रिक फंक्शन डज नॉट contain any period क्यों? since it is non periodic, क्योंकि ये नॉन पीरियोडिक होता है। ठीक है, जो भी अपने पास अलजेब्रिक फंक्शन है वो हमेशा नॉन पीरियोडिक होता है और उसका कोई पीरियड डिफाइंड नहीं होता है। तो पीरियोडिक कौन है? पीरियोडिक सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और उसके साथ में एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है जो कि पीरियोडिक होता है। इसके अलावा और कोई पीरियोडिक नहीं होता है, इतना ही पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए भाई द वे, अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि एनी पीरियोडिक फंक्शन with fractional power, with fractional positive power is periodic or not। अगर कोई आपसे ये पूछे कि कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है किसके जैसा, लाइक sin x के जैसा। हम लोग देख चुके हैं, इस पे मॉड लगाए, इवन लगाए, ऑड लगाए, मगर इंटीजर लगाए। अगर फ्रैक्शन लग जाएगा तो क्या होगा? कहने का मतलब है कि हमसे कोई सवाल पूछा ना कि सर साइन का पावर अगर 1/2 है तो बताइए ये पीरियोडिक होगा कि नहीं। सर अगर cos का पावर 3/2 है तो बताइए ये पीरियोडिक होगा कि नहीं। ये सवाल है अपने सामने। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, चेक करते हैं। ठीक है, दोनों को चेक करते हैं। तो चेकिंग कैसे करेंगे? चेकिंग करने के लिए सबसे पहले आप एक नंबर पुट करें, एक एंगल, और इसका पावर 1/2 छोड़ दीजिए। वैल्यू कितना आएगा? sin π/3 का वैल्यू √3/2 और उसका पावर 1/2, तो √3/2 का पावर 1/2 रहने दीजिए। फिर उसके बाद sin x के जगह पे 2π प्लस π/3 और इसका होल पावर 1/2 है, तो ये वैल्यू कितना देगा? √3/2 और उसका पावर 1/2, √3/2 और इसका पावर 1/2। बोलिए सेम वैल्यू आया? सेम वैल्यू आने का मतलब है कि आप इस फंक्शन को क्या बोलिएगा? पीरियोडिक बोलिएगा कि नॉट पीरियोडिक बोलिएगा? पीरियोडिक सर। ये पीरियोडिक फंक्शन। सेम वही चीज हम लोग cos के लिए एक बार चेक कर ले। तो मान लीजिए जैसे अगर हम एंगल पुट करते हैं π/2, तो cos π/2 का पावर 3/2, तो ये हम लोग को वैल्यू देगा 0। फिर उसके बाद cos 2π प्लस π/2 और इसका पावर 3/2, तो ये अंदर वाला भी 0 हो गया, तो पावर क्या करेगा? ये फिर से 0, क्योंकि वैल्यू मेरा इक्वल है, इस कारण से फंक्शन कैसा निकला? पीरियोडिक फंक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है लाइक sin x cos x और उसका पावर अगर पॉजिटिव फ्रैक्शनल रखते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो वैसे केस में वो भी क्या होगा? पीरियोडिक होगा, इज पीरियोडिक फंक्शन। समझ में आया? ये फ्रैक्शनल पावर के साथ। अब दूसरा पॉइंट कहां पे है? इफ any function contain any periodic function into it, then overall function is periodic। ये क्या बोला ना कि एक पीरियोडिक फंक्शन है और वो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर में
एक पीरियोडिक फंक्शन है वो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर में, अगर उसके अंदर है तो जो ओवरऑल फंक्शन बनेगा वो भी कैसा होगा, पीरियोडिक होगा, वो भी पीरियोडिक होगा। एग्जांपल से समझाते हैं, देखिए मान लीजिए जैसे अपने पास एक फंक्शन fx है और fx क्या लिखा है, सिंपल सा sin x, ठीक है, और एक फंक्शन gx है और ये लिखा है √x। हम आपसे एक दो छोटा छोटा हल्का हल्का सवाल पूछते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कैसे एक दूसरे में मर्ज होगा। अगर हम आपसे ये बोले कि g3, आंसर बोलिए तो √3। अगर हम आपसे ये बोले g p² + q, आंसर बोलिए। p² + q। अब अगर हम आपसे ये पूछे कि g fx, क्या बोलेगा? √fx बोलेंगे, जो दिख रहा है वही बोलेंगे, है ना, √fx। √fx और fx का वैल्यू कितना है, sin x, तो आप बोलेंगे √sin x। कोई दिक्कत है? नहीं है। इसी में देखिए g के अंदर fx बैठा है, g के अंदर fx, इसको अलग टॉपिक में ही पढ़ेंगे, आपके क्लास 12 फंक्शन में ही है, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो देखिए यहां क्या लिखा था, इफ एनी फंक्शन कंटेन एनी पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, इफ एनी फंक्शन कंटेन एनी पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता है कि sin x मेरा पीरियोडिक होता है। अब हमको बताना क्या है कि ये जो √sin x आया ये पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, तो वहां पे बोला गया कि पीरियोडिक होगा। अब मेरा काम क्या है, चेक करना। हम तो बोल दिए कि हाँ ये पीरियोडिक होगा, मगर मेरा काम है चेक करना, तो हम थोड़ा चेक करना चाहते हैं। तो देखिए √sin π/4 कितना होगा, 1/, ऐसे, यस सर। ठीक है, छोड़ दीजिए, हम उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। फिर उसके बाद sin 2π + π/4, आंसर बोलिए कितना, √1/√2। फिर हम आपसे पूछिए √sin 4π + π/4 कितना, सेम होगा। तो अगर बार बार हमको वही वैल्यू मिल रहा है तो यहाँ पे ये जो मेरे पास फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। क्या समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। अब दूसरा चीज देखिएगा, अगर हम आपसे ये पूछ दें एक क्रॉस क्वेश्चन कि sin √x, साइन में x के जगह √x पुट कर दिए हैं, sin √x इज पीरियोडिक और नॉट, क्या आंसर दीजिएगा? पीरियोडिक कैसे सर, पीरियोडिक कैसे, ठीक है, एक आंसर मेरा पीरियोडिक, क्या 1/2 पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक नहीं, चलिए हाँ और ना दोनों मिल गया हम लोग, पीरियोडिक है सर। चलिए ठीक ठीक ठीक। देखिए यहाँ क्या बोला था, पहले बात पे आ जाते हैं, एनी फंक्शन कंटेन एनी पीरियोडिक फंक्शन, तो एनी फंक्शन कंटेन एनी पीरियोडिक फंक्शन, √x पीरियोडिक नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट से ये पीरियोडिक नहीं निकला, मगर चेक करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, चेक करेंगे। साइन पुट करिए, हाँ हाँ देख रहे हैं भाई, कितना वैल्यू, मैं कुछ दोनों में अंतर है नहीं,
इसका भी बोलिएगा 1/√2, इसका भी बोलिएगा 1/√2, दोनों कैसे 1/√2? 1/√2 का पावर 1/2। ये एंगल कितना है बताइए तो? एंगल चेंज हो गया सर। एंगल π/4 रहेगा तब ना 1/√2 आएगा। ये π/4 है, √π/4। हाँ मतलब √π/2 है सर। √π/2 मतलब हमको इसका वैल्यू नहीं पता, मान लेते हैं के, ठीक है हमको नहीं पता, मान लेते हैं के, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अगला देखिए, sin √x के जगह 2π + π/4, क्या ये k के बराबर होगा या नॉट इक्वल्स टू k होगा? बस यही सब बोलिए। k के बराबर नहीं होगा। k के बराबर नहीं होगा सर। कैसे होगा? यस सर नहीं होगा। ये पूरा एंगल देखिए आप लोग को पता नहीं दिखता है या आप लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, बोलिए तो ये और ये सेम है? नहीं है। नो सर। तब तो इसमें कहां से आएगा मेरे पास k, नॉट इक्वल्स टू k, गलत है, ठीक है? तो जब मेरे पास वैल्यू रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो उसको पीरियोडिक नहीं बोलेंगे। तो देखिए क्या था, अगर कभी ध्यान से देखिए, अगर कभी पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक है तो वैसे केस में देखिए, अगर पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक है, हाँ बस लिख ही रहे थे हम, कौन आ गया? अगर पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक है तो रिजल्ट मिलेगा नॉन पीरियोडिक। अगर बाहर में पीरियोडिक और अंदर में भी पीरियोडिक, या फिर बाहर में नॉन पीरियोडिक और अंदर में पीरियोडिक, तो वैसे केस में इन दोनों को हम लोग बोलेंगे ये पीरियोडिक होगा, मतलब किससे फर्क पड़ता है कि फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन बैठा है, फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन बैठा है। अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होगा तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक होगा, अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होगा तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक होगा, अदरवाइज नॉन पीरियोडिक होगा। ठीक है, सोच के जवाब दीजिएगा। सोच के लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ tan x, बोलिए पीरियोडिक की नॉन पीरियोडिक? सर पीरियोडिक। कौन से टाइप का है अंजलि? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कौन से नंबर टाइप? सर वीडियो ब्लर वो पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक है। हाँ सर पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक है। ये पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक होगा। अच्छा, अगर tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, बोलिए पीरियोडिक होगा कि नहीं? सर होगा। ये भी होगा और ये भी पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक है। ठीक है, अच्छा अब लिखा है cos और x² + 3, बोलिए पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? नहीं, नॉन। ठीक है, अच्छा अगर लिखा हुआ है x की जगह cos पुट कर रहे हैं, cos² x + 3 पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, पीरियोडिक है सर। ये ना हो क्या रहा है ना कि x के जगह cos x पुट किए थे, तो इस वाले फंक्शन के अंदर cos x पुट हुआ, तो अंदर कौन सा फंक्शन पुट हुआ? अंदर में पुट हुआ पीरियोडिक फंक्शन, और अंदर पीरियोडिक फंक्शन पुट होने का मतलब ही क्या होता है कि वो पीरियोडिक होगा, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में ये सब मिलेगा, अभी तो केवल आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, नोट करेंगे, बोर्ड पे अगर किसी टर्म से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ ले।
देखिए क्वेश्चन है fx is equals to x minus greatest integer of x, gx is equals to sin 1 by x और hx is equals to x into cos x। ठीक है, पूछा गया which one is periodic, which one is periodic। हम आपको एक बात बता दें कि periodic with periodic is periodic। ये क्या बोल रहा है ना, ये एक लाइन है जो आपको बस याद रखना है, उसमें ना हर चीज ये बोल रहा है कि अगर पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक है तो वो पीरियोडिक होगा, अगर पीरियोडिक माइनस पीरियोडिक है वो पीरियोडिक होगा, अगर पीरियोडिक इनटू पीरियोडिक है वो पीरियोडिक होगा, अगर पीरियोडिक बाय पीरियोडिक है वो पीरियोडिक होगा, अगर पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक है वो पीरियोडिक होगा। ठीक है, इतना सारा चीज, तो पीरियोडिक विद पीरियोडिक ऑलवेज बी पीरियोडिक, ये चीज याद रखना। अब उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर देना है। फर्स्ट वाला बोलिए पीरियोडिक है कि नहीं? ट्राई कीजिए। पीरियोडिक नहीं है सर नहीं होगा। नहीं नंबर माइनस इंटीजर इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन होता है, किसी नंबर में से उसका इंटीजर हटा दीजिए, क्या बचेगा? फ्रैक्शन बचेगा। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दैट विल बी इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब बोलिए पीरियोडिक होगा कि नहीं? इज पीरियोडिक फंक्शन, खत्म। gx के बारे में क्या बोलते हैं? gx के बारे में पीरियोडिक है। हमको आपका बात काटते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। पीरियोडिक नहीं है सही। अब देखिए मेरा पता नहीं कहाँ आपका दिमाग है। अरे साइन है, साइन का मतलब पीरियोडिक। सर वो मिल रहा सर वीडियो लिख तो दिए हैं पहले से। पीरियोडिक है साइन और उसके अंदर 1 by x, ये अलजेब्रिक है, ये नॉन पीरियोडिक है ना। तो जब भी पीरियोडिक के अंदर नॉन पीरियोडिक होता है, आंसर कैसा होता है? नॉन पीरियोडिक। ये नॉन पीरियोडिक। अच्छा इसके बारे में बोलिए। सर वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक है। पीरियोडिक है x नॉन पीरियोडिक इनटू cos x पीरियोडिक, कहां लिखा है? नॉन पीरियोडिक। एक्चुअल में जो x है वो नॉन पीरियोडिक है और जो cos x है वो पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक इनटू पीरियोडिक तो पीरियोडिक होता है। x का मतलब नॉन पीरियोडिक था क्योंकि ये अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो एक अलजेब्रिक फंक्शन जो नॉन पीरियोडिक है अगर पीरियोडिक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या मिलेगा? नॉन पीरियोडिक। अब देखिए आप कहां कंफ्यूज ये पता है? आप कुछ सोच रहे हैं ये वाला चीज, क्या आप ये सोच रहे थे जो आंसर दिए थे? हां सर वो राइट वाला देखकर ही आंसर दिया। हाँ, तो राइट वाला में बोला कि नॉन पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक है और यहाँ पे बोला है कि नॉन पीरियोडिक इनटू पीरियोडिक है। दोनों में डिफरेंस है ना? यस सर। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है इस कारण से। ठीक है, चलिए ठीक है, डिफरेंस बस समझना था, इतना आ गया। थोड़ा और कोई क्वेश्चन? और अब क्वेश्चन जानने के बाद ही हो पाएगा कुछ। चलिए यहीं पे एक और पॉइंट बता रहे हैं यहीं पे, और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेंगे। देखिए अगर पीरियोडिक पीरियोडिक ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो
या पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक हो, रिजल्टेंट पीरियड इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ऑल पीरियड्स। कि अगर दो पीरियोडिक फंक्शन है तो वैसे केस में उसका जो रिजल्टेंट पीरियड होगा वो सबका एलसीएम के बराबर होगा। सिंपल सा चीज, अगर आपसे ये बोल दे कि फाइंड क्वेश्चन ये फाइंड पीरियड ऑफ cos of tan x, क्या पीरियड लीजिएगा? cos of tan x। सबसे पहले पीरियड ऑफ cos x कितना? 2 पाई पढ़े थे आज ईस्ट में पढ़े थे। और पीरियड ऑफ tan x कितना? पाई। बोलिए तो एलसीएम ऑफ पाई और 2 पाई कितना होगा? 2 पाई। 2 पाई। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस वाले फंक्शन का पीरियड कितना होगा? 2 पाई। अगर आपसे ये पूछ दे कि पीरियड ऑफ sin x माइनस tan x प्लस sec x, क्या आंसर दीजिएगा? सबसे पहले पीरियड देखेंगे किसका? sin x का, तो वो होगा 2 पाई। पीरियड देखेंगे फिर tan x का, ये आएगा पाई। और फिर पीरियड देखेंगे हम लोग sec x का, ये आएगा 2 पाई। और तीनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 2 पाई, पाई और 2 पाई, वो कितना होगा? 2 पाई। ठीक है, वो 2 पाई। अब अगला चीज थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है। एलसीएम ऑफ a by b, c by d, e by f क्या होता है? तो इसका जब एलसीएम निकालते हैं तो इट इज द एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स ACE by HCF of denominators BDF। तो जब कभी भी P by Q का एलसीएम निकालना हो तो तरीका ये होता है, एलसीएम आप केवल इंटीजर्स का सीखे हैं, आप फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना सीखे ही नहीं। तो जब भी P by Q फॉर्म में एलसीएम निकालना हो तो क्या लिखेंगे? LCM of numerators are divided by HCF. It is also called GCD, greatest common divisor, highest common factor या greatest common divisor of denominators। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ दिया ऐसे ही, बस क्या बोलते हैं उसको, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, LCM of pi by 3, 2 pi by 5 और पाई बाई 7, बोलिए तो कितना होगा? 2 pi by 7। नहीं, 2 pi by 105। निकालने बोलिए। अरे ये निकालेंगे सर, हम एलसीएम से डायरेक्टली डिनोमिनेटर। गलती तो हो गई। सर 1 पाई 2 पाई और पाई का एलसीएम कितना होगा? 2 पाई। यस सर। और 3 5 7 का एचसीएफ कितना होगा? 1। तो एलसीएम ऑफ पाई बाई 3, 2 पाई बाई 5 और पाई बाई 7 दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। समझ में आया? हां सर। ठीक है, चलिए एक और आंसर दीजिएगा। यहाँ पे एक और आंसर दीजिएगा। एलसीएम ऑफ 1/2, 3/4 और 5/18 आंसर बोलिए। 15।
sir. 15/2. LCM of 135 is 15 by HCF of 2418 is 2. तो ऊपर 15 नीचे 2, 15/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, p/2 का एलसीएम ऐसे निकालते हैं। चलिए नोट करेंगे यहाँ तक।